बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आ गई कि मैंने ओब्स के लेक्चर 1 आवर वाली वीडियोस नहीं बनाई हुई, तो इसका कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि हमने आपको सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आपको इसके बदले में हमें कुछ ना कुछ बना के देना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलें यार अभी शॉर्ट टाइम के अंदर अगर हम पास्ट पेपर को जो है ना वो आपके साथ शेयर कर दें, तो आई थिंक मोर देन इनफ होगा। और मेरी दुआ है कि जो भी देखने वाले हैं ना उन सब की डिस्टिंक्शन आए। अगर कोई मेरे ये डर्टी निमोनिक्स मैंने कुछ बना लिए हैं, ठीक है, ये मेरे पास एक अपनी काली करतूतों वाली कॉपी है जिसके ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि आपको इतना करवा दूँ कि एग्ज़ाम के अंदर आप सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो बेस्ट सर्वाइवल है ना वो आप कर सकें। ठीक है, अगर मैं फाइनल ईयर में हूँ तो मैं कितनी चीज़ें करके जाऊँ एटलीस्ट कम अज़ कम ये। ठीक है, बाकी डिस्टिंक्शन वाले वही लोग होंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, वीडियो को लाइक किया होगा और अपने क्लास ग्रुप तक शेयर किया होगा। ठीक है, जस्ट लाइक अ टिपिकल यूट्यूबर नहीं। अगर आपको फ़ायदा हो तो प्लीज़ ज़रूर करना, वरना फिर आप ना मुझे बता दिया करो जो भी हो। ठीक है, अब इसके अंदर फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी, सबसे पहले मैंने जो पास्ट पेपर एनालाइज किए हैं ना इसी वीडियो के अंदर मैं एक एक टॉपिक को, फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी इसी वीडियो में, एंटीनेटल केयर और वो सारी अगली वीडियो में। एक वीडियो बनेगी उसके अंदर एमसीक्यूज और यूक्यूज दोनों मैं डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी में मतलब जितनी भी फाइनल ईयर की गर्ल्स हैं, देखो जब भी आप प्रेग्नेंट होंगी ना तो आपके अंदर एक तो दिल के जो सिस्टम है उसके अंदर जो जो चेंजेस आ रही है, कौन सी चीज़ बढ़ेगी कौन सी चीज़ घटेगी और कौन सी चीज़ है जिसको टका फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए। आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम के ऊपर आपके साथ वो कहते हैं ना दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, तो यही होगा कि कौन सी चीज़ बढ़ेगी कौन सी घटेगी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ फीमेल आके शिकायत करती हैं कि हमारी स्किन जो है ना, स्पेशली जो रिप्रोडक्टिव एरिया है वो ज़्यादा ब्लू हो गया है, ज़्यादा ब्लैक हो गया, मेलानिन ज़्यादा पिगमेंटेशन है, वो सारे हम डिस्कशन करेंगे। रीनल सिस्टम, गुर्दे के ऊपर क्या चीज़, जीएफआर के ऊपर क्या चीज़ नहीं है, हेमाटोलॉजिकल खून के ऊपर क्या है, एचबीक्यू कम हो जाती है प्रेगनेंसी में, हालांकि होती तो वो नॉर्मल खातून है, प्लाज्मा एक्सपेंड कर जाता है उसमें, एक्चुअली वो डाइल्यूट कर जाएगा जिसकी वजह से होगी। जीआईटी में कहते हैं डॉक्टर साहब सुबह सुबह उठते हैं तो नोज़िया, मॉर्निंग सिकनेस जिसे हम कहते हैं, अजीब सी उल्टी सी आना शुरू हो जाती है। क्यों आती है, क्या चीज़ चेंजेस आती हैं, वो स्किन में चेंजेस और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। अच्छा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ना जो चेंजेस आती हैं, जब भी ये क्वेश्चन आए कि क्या क्या चेंजेस आनी है, तो आपने ना इसको टेबल की फॉर्म में हमेशा, जो अगर मैं हूँ तो मैं इस तरह करूँ। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। वो अभी अपना रिज़्क कमाने आए हुए हैं। दुआ करो कि अल्लाह पाक अच्छी सी कॉलोनी में हमें घर दे, जो ये आवाज़ें सारी ख़त्म हो जाएंगी, फिर हम आराम से वीडियो बना लिया करें। अच्छा, पैरामीटर जो इंक्रीज़ होते हैं इन प्रेगनेंसी में, ठीक है, कौन सी चीज़ें हैं जो प्रेगनेंसी में इंक्रीज़ होती हैं, ठीक है, और कौन सी चीज़ें हैं जो दिल के मुतालिक है सिर्फ, जो प्रेगनेंसी में हमारे पास डिक्रीज़ होती हैं। ठीक है, इस तरह दो आपने बना लेनी है और आपने इस तरह बताना है। ठीक है, देखो सब, अब मैं याद करता हूँ इसको दिल से, यूँ दिल आपने बना लेना है। ठीक है, एग्ज़ाम में इस तरह दिल ना बना के आना, ठीक है, अपने दिमाग में बनाना है ये आपने दिल। ठीक है, दिल की एक तो ओवरऑल आपने कार्डिक आउटपुट जो है ना, देखो जब आपके पास बेबी आ गया, अल्लाह ने दिया, ये सपोज़ करें माँ है उसका बच्चा है, ठीक है, ये उसका बेबी है खूबसूरत सा, तो पहले तो माँ का कार्डिक आउटपुट इतना सा था, थोड़ा-सा था, लेकिन अब ये बच्चे को भी तो जाना है ना, ज 2 जानों को वो लेके चल रही है, तो कार्डिक आउटपुट मेरी जान बढ़ना चाहिए, ये ज़्यादती है। ठीक है, तो हमारे पास जो कार्डिक आउटपुट है ना, एक वो तो आपने बढ़ा देना, तो दिल को याद रख लो, इसका एक कार्डिक आउटपुट कितना बढ़ाना है। बच्चे को, आप छोटा बच्चा है तो ₹50 काफ़ी होंगे उसको। तो मेरी जान आपने बच्चे को या ये ₹30 देने हैं या ₹50 देने हैं, तो कार्डिक आउटपुट अब आपकी कितनी होगी, 30% से 50% तक जो है ना नॉर्मल से, वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये 50 का एक नोट याद कर लो, एक ये ₹30 का नोट, या 30 से 50% जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नंबर 1 पे ये। नंबर 2 पे हमारे पास जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, ठीक है, जब कार्डिक आउटपुट बढ़ेगी इसका मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, वो सिर्फ आपने स्ट्रोक के लिए आपने ₹10 देने हैं, मतलब ₹10 की सरफ़ आती है ना, सरफ़ का पैकेट आता है एक, ठीक है? तो वहाँ से याद कर लो कि स्ट्रोक आपने सिर्फ 10% इंक्रीज़ करना है। बाकी जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो इसका क्या मतलब है कि हमारा हार्ट रेट भी जो है ना मेरी जान वो इंक्रीज़ हुआ है। वो भी आपने हार्ट रेट जो है ना वो कब इंक्रीज़ होता है, 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर, कितना, या ₹10 कर दो या फिर आप उसको जो है ना वो कितना कर दो, ये ₹20 कर दो। तो ये 3 नोट्स आपने प्रेग्नेंटी, जब आपकी प्रेगनेंसी होगी तो आपने हमेशा याद, 30 से 50% कार्डिक आउटपुट, ठीक है, फिर ₹10 की सरफ है तो स्ट्रोक वॉल्यूम,
10%, बाकी जो है ना वो 10 या 20% आपका हार्ट रेट ओवर हो गया। चस आ गई है, ठीक है, नहीं है। अच्छा, जो चीज़ें कम होनी है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो मेरी जान कम हो जाएगी, ठीक है? मतलब जो आपकी वेसल्स हैं पेरिफेरल वाली, वहाँ पे सारी की सारी ढीली-ढाली हो जाएँगी। यूँ कह लें कि वजह क्या है बेसिकली, जो एस्ट्रोजन है और रिलैक्सिन हार्मोन आपकी बॉडी से सेक्रीट होगा। फीमेल जो मेरी वीडियो सुन रही है, तो आपका पेरिफेरल जो वेस्कुलर है ना रेजिस्टेंस, वो ठा करके जो है ना वो नीचे गिर जाएगी। और वो कितनी गिरेगी? ये हो गया हमारे पास 30, ठीक है? ये 30 का नोट याद कर लो, इसी के आगे 5 ऐड कर दो। 35% जो है ना ये मेरी जान कम हो जाएगी। फिर जब ये कम होगी तो इसका क्या मतलब है कि जो हार्ट का सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर है वो भी हमारे पास कम हो जाएगा, ठीक है? तो हमारे पास सिस्टोलिक प्रेशर भी कम और हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर भी हमारे पास ओवरऑल कम हो। ज़ाहिर बात है, जब वो वैसे ही रेजिस्टेंस की कम है तो ज़्यादातर खून वहीं नीचे ही रह जाएगा। तो वो जब वापस ही नहीं पहुंचेगा दिल के पास, तो वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हमारे पास कम होगा, तो दिल जल्दी जल्दी फड़फड़ाएगा, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज। वजह क्या है? पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हुई थी तो दिल को कहता है कि ओह, ब्लड नहीं जा रहा बॉडी को, तो वो दिल घबरा के तेज़ अपनी धड़कन कर देता है। 30 से 50% जो है ना वो अपने आप को आउटपुट को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हमारे पास ओवरऑल कम हुआ। वजह क्या है? मैंने बता दिया कि वो हार्मोन जो है ना ईस्ट्रोजन और रिलैक्सिन हार्मोन फीमेल की बॉडी से निकल रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये सारा काम हो रहा होता है, ठीक है? बाकी हमारे पास जब ये कम होगा तो हमारे पास मीन आर्टीरियल प्रेशर भी कम हो जाएगा। ज़ाहिर बात है, जब सिस्टोलिक डायस्टोलिक है तो मीन आर्टीरियल प्रेशर भी ओवरऑल हमारे पास कम हो जाएगा। और वो कितना कम होगा? 10%, ठीक है? तो 10% ये कम कर दो। फिर एवी जो ऑक्सीजन का ग्रेडियंट है वो भी हमारे पास एट्रियोवीनस, ठीक है? एट्रियोवीनियस जो हमारे पास ग्रेडियंट है वो भी ओवरऑल आपके पास कम हो जाएगी। क्यों? वीनस ब्लड जो है ना वो हमारे पास वो सारी की सारी सर्कुलेशन के तहत इतना लंबा में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? तो अब ईज़ी रह गया। देखो ना, जब भी प्रेग्नेंट होंगी आप तो आपके दिल के ऊपर यूँ दिल आपने दिमाग में बना लेना दिल, एक तो इसकी कार्डिक आउटपुट, सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है? और हमारे पास नंबर 3rd पे क्या था? जो हमारे पास उसका था ना हार्ट रेट वो, ठीक है? कार्डिक आउटपुट 30 से 50%, स्ट्रोक वॉल्यूम एस से सिर्फ है 10%, ठीक है? और हार्ट रेट हमारे पास 10 से 20%। जो चीज़ें कम होनी है वो मैं इधर बता देता हूँ। पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम, सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर कम, अलोंग विद हमारे पास एट्रियोवीनस जो उसका ऑक्सीजन ग्रेडियंट है ना, ठीक है? उसके अंदर जो ऑक्सीजन की कमी वो हमारे पास कमी हो जाएगी। तो ये हमारे पास ये है। अगर ये याद कर लोगे ना तो हमारे पास मल्टीपल आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। दिल का मामला हल हो गए, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आपके पास एमसीक्यूज़ आ जाए कि प्रेगनेंसी के अंदर कार्डिक आउटपुट का पूछ लें, तो आइडियल जो है ना वो 30 से 50%, इसका दरमियानी हम लिखते हैं कि 40% जो है ना वो मोर और लेस कार्डिक आउटपुट बढ़ती है प्रेगनेंसी में। फिर जब फीमेल आपकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट करती है कुर्च करके, तो उस वक्त भी कार्डिक आउटपुट बढ़ती है, तो वो 50 प्लस हो जाती है। तो 50% जो है ना ईच यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर जो है ना वो बढ़ेगी। फिर जब आपका बच्चा डिलीवर हो जाएगा तो पोस्टपार्टम के ऊपर जो है ना वो 80% जो है ना वो कार्डिक आउटपुट बढ़ जाती है, ठीक है? तो ये बस मैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि 80% जो है ना वो आपके पास, बस ये इतना काफ़ी है, इसके लिए ज़्यादा करने की जरूरत नहीं कार्डिक आउटपुट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो है जी चेंजेस इन रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो जितनी भी फीमेल हैं आप का सांस के ऊपर क्या होगा? वो कहते हैं सांस में तेरी सांस मिले जब मुझे सांस आए, तो वो सारे का सारा यहाँ पे जो पैरामीटर है ना वो जो इंक्रीज़ करेंगे, सेम आपने इसी तरह चार्ट बनाना है। जो पैरामीटर इंक्रीज़ करेंगे रिस्पायरेटरी में प्रेग्नेंट वुमन में, और जो पैरामीटर डिक्रीज़ करेंगे रिस्पायरेटरी वुमन में, वो आपने दोनों लिख लेने हैं, ठीक है? जो चीज़ इंक्रीज़ करती है वो हमारे पास, क्योंकि जानें अब 2 हैं, तो 2 जानों को मेरी जान ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए। तो O2 डिमांड जो है ना वो उस फीमेल की बढ़ जाएगी। नंबर 1 पे ये, तो O2 डिमांड एक तो बढ़ गई, ठीक है? नंबर 2 पे जो उसका अपटेक है, माइन्यूट ऑक्सीजन अपटेक, ठीक है? वो आपने बढ़ा देना है। नंबर 3 पे हमारे पास जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, साँस अंदर ले जाने की, ज़ाहिर बात है जब उसकी डिमांड बढ़ी है, तो वो लंबा साँस लेगी, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी भी जो है ना उस फीमेल की बढ़ी होगी, ठीक है? और जब ये बढ़ेगा तो ओवरऑल हमारे पास जो टाइडल वॉल्यूम है, जो आ जा रहा है, वो भी हमारे पास बढ़ जाएगा। टाइडल वॉल्यूम ऑक्सीजन डिमांड को ज़हन में रख लो, हर चीज़ यहाँ से बढ़ा देनी है, ठीक है? और अब कौन से पैरामीटर जो डिक्रीज़ हो जाते हैं? जो फंक्शनल रेज़िडुअल कैपेसिटी है ना लंग की, ठीक है? क्योंकि वो जल्दी-जल्दी ले रही है, जिस वजह से जो उसकी फंक्शनल रेज़िडुअल कैपेसिटी है वो हमारे पास कम हो जाएगी। फिर जो इंस्पायरेटरी वाला ज़्यादा, मैंने कहा लंबा साँस लेती है अंदर की तरफ, लेकिन बाहर जो है ना वो उसको छोड़ने में टाइम
थोड़ा सा कम लगता है, तो एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो है ना, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, वो हमारे पास कम हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो भी हमारे पास कम हो जाएगा। ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी जो है ना वो हमारे पास कम है, क्योंकि उसके पेट में इतना बड़ा बच्चा है, तो वो बच्चे ने जो है ना वो लंग के ऊपर कंप्रेस कर देना है, तो यूँ कह लें कि यूँ समझ लें कि उसने ज़्यादा लंग्स को छोटा कर देना है। जब लंग इतना था इतना रह गया, तो एक्सपायरेटरी वॉल्यूम भी कम हो गया, उसकी लंग की कैपेसिटी भी कम होगी, तो टोटल लंग कैपेसिटी हमारे पास कम होगी। ठीक है, तो ये है ना यार हामला खतून। ठीक है, ये उसके बच्चा है, ये उसके लंग है। जब ये बच्चा बड़ा होगा तो इसने लंग के ऊपर प्रेशर लगाया तो लंग्स ऊपर चले जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, तो एक्सपायरेटरी वॉल्यूम भी हमारे पास, रिजर्व वॉल्यूम कम हो गया, फंक्शनल रिस्पायरेटरी वॉल्यूम कम हो गया, टोटल लंग कैपेसिटी भी कम होगी। तो दिमाग में यूँ याद कर लो थोड़ा सा, मेरा ये है। ठीक है, बाकी हमारे पास इसी तरह जो है ना वो CO2 जो है ना वो सारी की सारी हमारे पास रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस की तरफ जा रही है। अच्छा, पैरामीटर जो हमारे पास चेंज नहीं होंगे रिस्पायरेटरी के ऊपर, जो मर्जी का लो खतून का, एक तो सांस की रफ्तार, ठीक है, रिस्पायरेटरी रेट जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, वो चेंज नहीं होता प्रेगनेंसी में। नंबर सेकंड पे जो उसकी वाइटल कैपेसिटी है ना, ठीक है, वो हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल रहती है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है ना, रिजर्व वाला, ठीक है, वो हमारे पास नॉर्मल रहेगा। तो बस ये है, ये तीन चीज़ें जो है, रावी याद कर लो, RVI, रावी का जो पानी है ना वो फेफड़ों में नॉर्मल रहेगा। रिस्पायरेटरी हमारे पास रेट, वाइटल कैपेसिटी और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। तो रावी बिल्कुल नॉर्मल है, बाकी जो है ना चीज़ें आपने चेंज करनी है। अब आ जाता है जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, चेंजेस इन दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल आपकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके ऊपर जो जो चीज़ें आएंगी वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ ताकि ईजी रह जाए। ठीक है, तो चेंजेस इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम मोस्टली जो है ना वो ब्लैकनिंग की जो है ना वो शिकार हो जाती हैं ख़वातीन। तो क्यों होती हैं? एक तो पहले हम शुरू करते हैं क्या से, ये यूट्रस है फीमेल की, ठीक है, ये हमारे पास है जी सर्वेक्स हो गया, ठीक है। तो जो सबसे पहले कहते हैं यूट्रस में, तो यूट्रस बेसिकली क्या होगी, थिन वाल्ड हो जाएगी, ठीक है, थिन वाल्ड एक तो यूट्रस हो जाएगी। क्यों? वो फैलती जा रही है, बच्चा बड़ा होता जा रहा है, तो वो पतली-पतली गुब्बारे हैं, जिस तरह फूलता जाता है तो वो पतला हो जाता है ना, तो यूँ कह लें कि यूट्रस को आप गुब्बारा समझ लें, तो ये थिन वॉल होना शुरू हो जाएगी। नंबर सेकंड पे साइज़ और जो वेट है और उसकी कैपेसिटी है वो बढ़ती जाएगी, ज़ाहिर-सी बात है, साइज़ प्लस वेट प्लस कैपेसिटी, तो मतलब मैंने इसको गुब्बारा समझ लिया, मतलब इसके अंदर जो यूँ-यूँ बच्चा बड़ा होता जाएगा, हम हवा भरते जाएँगे, तो इसका साइज़ भी बढ़ता जाएगा, शेप भी चेंज होती जाएगी, वो सारी चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है। शेप जो है ना पहले की किस तरह की होती है, सारी फीमेल अपनी यूट्रस पे हाथ लगाने की कोशिश करें, फील करने की कर लो, ठीक है। तो पेयर शेप से जो है ना वो हमारे पास किसके अंदर शुरू होगी, स्फेरिकल में, ठीक है। पहले यूं करके यूट्रस होती थी नाशपत्ती की तरह, अब जो है ना वो जिस तरह अंडा होता है स्फेरिकल, गोल ऑलमोस्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया चेंज। फिर पोजीशन जो है पहले पेल्विक थी, ठीक है, मतलब पेल्विस के अंदर पड़ी थी, जो बच्चा बड़ा जाएगा तो वो ऊपर एब्डोमेन की तरफ जाना शुरू कर देती है यूट्रस, ठीक है। तो अब इसकी जो पोजीशन है वो भी आपने तब्दील कर देनी है। तो वो कैसे तब्दील होगी, पेल्विक से हमारे पास वो हम किसके अंदर चेंज हो जाएगी, एब्डोमिनल स्ट्रक्चर के अंदर, सिंपल सी बात है, पोजीशन चेंज होगी। साथ में जो है ना मैंने कहा कि ये पतली हो गई है, तो मतलब ये सॉफ्टनिंग ऑफ द यूट्रस हो चुकी है। जिस जिस तरह गुब्बारा फूलता जाता है वो सॉफ्ट हो जाता है, हल्की सी सुई लगेगी फट जाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं लेडिन साइन, ठीक है, LADIN, लेडिन साइन हमारे पास होता है, जिसके अंदर सॉफ्टनिंग ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग। तो जहाँ पे यूट्रस और सर्वेक्स मिल रहा है ना, यहाँ पे एक पॉइंट मैं बना रहा हूँ, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सॉफ्टनिंग हो जाती है। अगर मैं दिखा सकूँ तो ये लेडिन साइन है, साइट ऑफ दी सॉफ्टनिंग, ये देख रहे हो, जहाँ पे यूट्रस खत्म और हमारे पास वो सारे की सारी जा रही है, ठीक है, ये वाला साइन साइट ऑफ द लेडिन, ठीक है। तो ये इसकी सॉफ्टनिंग हो जाना, ये लेडिन साइन है। तो सारी फीमेल जो है ना अपने जहाँ पे आपका यूट्रस खत्म हो रहा है और वहाँ पे लेडिन लिख लो प्लीज़ मार्कर से, अगर आप कमरे में अकेली हो तो थोड़ी सी टाइम निकाल के लिख लो, सारी उम्र नहीं भूलेगा, ठीक है। तो लेडिन इसके ऊपर जो है ना वो पेट के ऊपर, पेट से नीचे जहाँ पे आपकी यूट्रस शुरू हो रही है और सर्वेक्स, ठीक है, तो वहाँ पे लेडिन लिख लेना आपने। तो यूँ समझ लो कि यूट्रस में एल है, ठीक है, तो एल से लेडिन साइन कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे ये दोनों यूट्रस से सर्वेक्स से अंदर जा रही है। मैंने तो यूँ याद किया हुआ, बाकी आप देख लो यार अपना। चेंजेस जो है ना सर्वेक्स के ऊपर आप देख लेते हैं सारी की सारी, ठीक है। तो सर्वेक्स ये सारी की सारी है, तो फीमेल अपनी सर्वेक्स को फील करने की कोशिश करो, क्या क्या चेंजेस आएंगी। एक तो वो थिक स्टिकी म्यूकस हो गए, ठीक है, जिस तरह गूंद होती है ना, तो अपनी आप सर्वेक्स के ऊपर कोई गूंद शूंद लगा लो, ठीक है, समझ लो, अब लगा ना लेना, ये ना हो हर चीज़ बंद हुई है। थिक हमारे पास क्या होगी, म्यूकस होगी, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या बना देती है जी, प्लग बना देती है, नंबर वन पे ये। फिर
वो आहिस्ता-आहिस्ता क्योंकि अब सॉफ्ट होती जाएगी। म्यूकस जो था वो थिक हो गया है, ठीक है? लेकिन क्योंकि उसका साइज़ बढ़ता जा रहा है तो गुब्बारे की तरह वो भी क्या हो जाएगी सर्विक्स ओवरऑल हमारे पास सॉफ्टनिंग हो जाएगी प्रोग्रेसिव साइड में, जिसे हम कहते हैं गुडेल साइन, गोडेल साइन, ठीक है? तो अपनी अब सर्विक्स के ऊपर आप गुड लिख दो, तो फीमेल की सर्विक्स बड़ी गुड काम करती है। तो गुडेल जो है ना वो आप अपनी सर्विक्स के ऊपर लिख लो, लेडेन जो है जहाँ पे वो दोनों आपस में मिल रही हैं यूट्रस और सर्विक्स वहाँ पे लिख लो, ठीक है? तो ये प्लीज़ लिख लो, ये वीडियो को यहीं पे रोक के लिख लो, आप याद करोगे मुझे, ठीक है? बाकी हमारे पास जो है ना वो और इसके अलावा क्या होगी, जो फीमेल है उनकी जो है ना वो पर्पलिश जो है ना वो सर्वैक्स होना शुरू हो जाएगी, ठीक है? नॉर्मली पिंक होती है तो वो यूँ कह लें कि वो पिंक से हमारे पास जो है ना पर्पलिश हमारे पास ब्लू हो जाएगी। तो ब्लू मार्कर से यार वहाँ पे लाइनें लगा लो आप, ठीक है? पर्पलिश ब्लू। तो इसमें हमारे पास जो है ना क्या होगा, इस साइन को हम कहते हैं चैडविक साइन, ठीक है? तो चैडविक मतलब उसके जो चड्डे हैं वो यार लोग कहेंगे यार किस तरह की निमोनिक बता रहे हो। मैं कहता हूँ जितना गंदा निमोनिक है उतना अच्छा एमबीबीएस आपका होगा। तो पर्पलिश ब्लू चैडविक साइन हमारे पास आ जाता है कि सर्वैक्स जो है ना वो अपनी रंग को तब्दील कर लिया। तो समझने के लिए ये देखो पहले पिंक पिंक थी, उसके बाद जो है ना वो यहाँ पे देखो ब्लू ब्लू होना शुरू हो गई, पर्पल पर्पल, ठीक है? तो पर्पलिश होना शुरू हो जाती हैं आपकी सारी की सारी। बाकी जो सर्वैक्स है, सर्वैक्स से नीचे अब सारी फीमेल अपनी वेजाइना को थोड़ा सा फील कर लो। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी जब आप प्रेग्नेंट होंगे। तो अब यहाँ पे मैंने बताया हुआ है रिप्रोडक्शन, चलो कर लेते हैं कि वेजाइना के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। एक तो उसकी वेस्कुलैरिटी जो है ना वो हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है? हाइपरीमिया होना शुरू हो जाएगा उसके ऊपर। एक तो वहाँ पे वेसल मतलब खून की सप्लाई ज़्यादा जाएगी, साथ में हाइपरीमिया रेडनेस वहाँ पे सारी की सारी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है? अलॉन्ग विद कलर चेंज जो है ना वो हमारे पास सेम वही, जब खून ज़्यादा चला गया वहाँ पे हीमोग्लोबिन अकामुलेट हुए, बाकी उसकी वजह से वो भी पर्पलिश मतलब चैडविक साइन वहाँ पे भी आपने लगा देना है, ठीक है? और पीएच जो है ना वो आपने मज़ीद कम कर देनी है ताकि बेबी को कोई भी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। तो एसिडिक पीएच कर देनी, पीएच कम मतलब एसिडिक पीएच कर दी, ठीक है? और वहाँ पे जो नंबर ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ना, ठीक है? तो लैक्टोबैसिलाई जो है ना वहाँ पे मतलब यूँ कह लें कि आपकी वजाइना के अंदर जो नए बैक्टीरिया दावत उड़ाने के लिए आ रहे हैं। वो पीएच को मज़ीद कम करेंगे और आपको प्रोटेक्ट रखेंगे। तो दावत के लिए नए में जब प्रेग्नेंट होती है वो कहते हैं ना दावत करते हैं आओ, तो आपने बैक्टीरियाज़ की दावत करवा देनी है। तो लैक्टोबैसिलाई जो है ना उसका नंबर जो है ना वो ज़्यादा कर देना जिसकी वजह से हमारे पास वही एसिडिक पीएच, पीएच मज़ीद उसकी कम हो जाए। सिंपल सी बात है, यही रूल है जो आपने याद करना है, ठीक है? बाकी वो कह रहा है कि हमारे पास अगर ये वजाइना की भी होगी, अब रहेगी हमारे पास जी ये ओवरी की चेंजेस, ठीक है? तो ये यूट्रस है तो यहाँ पे हमारे पास ओवरीज़ लगी हुई हैं 2 खूबसूरत सी। तो सारी अपनी ओवरीज़ को फ़ील करने में, वो पहले तो थी पेल्विक में, अब वो आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर जाना शुरू कर देंगे, तो अब्डोमिनल ऑर्गन जो है ना वो ओवरी हमारे पास बनना शुरू कर देगी, ठीक है? एक तो ये अब्डोमिनल ऑर्गन बन जाएगी, फिर वहाँ पे किसी किस्म की ओव्यूलेशन जब तक बच्चा है तब तक नया जो है ना वो अंडा रिलीज़ नहीं होगा, ओव्यूलेशन बिल्कुल स्टॉप करवा देनी है, ठीक है? और वहाँ पे जो कार्पस ल्यूटियम बना है तो वो उसको हम मजबूर करेंगे कि वो प्रॉपर अपना जो है ना वो क्या चीज़ सेक्रीट करे, प्रोजेस्टेरॉन सेक्रीट करता रहे। साथ में वो रिलैक्सेंट भी कुछ ना कुछ सेक्रीट करता है जिससे बाकी चीज़ें पतली हो जाती हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास है जी रिमोनिक जो हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर अप्लाई किया। अब है जी चेंजेस इन रीनल सिस्टम। तो गर्ल्स आपका गुर्दे के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा वो मैं ज़रा आपको बता देता हूँ जल्दी से। तो जो हमारे पास एक लफ़्ज़ आपने सुना होगा गेस्टेशनल डायबिटीज़, ठीक है? मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको शुगर हो जाती है हमें खाम-खा में, ठीक है? तो वो हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से जो है ना वो उनको डायबिटीज़ मतलब उनके पेशाब के अंदर ग्लूकोज़ आना शुरू हो जाता है। वो कहती है जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, मेरे पेशाब मीठी बदबू आती है उसमें से और कीड़ियाँ आ जाती हैं वॉशरूम में, ठीक है? ये एक बड़ी पक्की निशानी होती है। तो आप उसके लिए क्या कर लो, एक तो आप ना ओरल ग्लूकोज़ ओजीटी टेस्ट जो है ना वो आप उसके अंदर करवा लो, ठीक है? ओरल ग्लूकोज़ टेस्ट करवा लो, फिर रैंडम जो है ना वो उसकी ब्लड ग्लूकोज़ करवा लो और आप फिर उसके अंदर जो है ना HbA1c जो है ना वो टेस्ट करवा लो, ठीक है? तो ज़्यादा उसका होने क्योंकि हम ज़्यादा प्रेग्नेंट फीमेल को फास्टिंग नहीं करवाते क्योंकि वो मुश्किल हो जाता है उसके लिए। तो ओरल ग्लूकोज़ टेस्ट जिसमें 75 ग्राम ग्लूकोज़ पिला के और 2 घंटे के बाद उसका पेशाब कहते हैं जाओ पेशाब करके आओ उसको ढक लेके आओ। या रैंडम मतलब रोटी-शोटी खा के आई हुई तो हम रैंडम ग्लूकोज़ ले लें।
और HbA1c ले लेते हैं तो तीसरे 3 माह का पीछे स्टेटस क्या वो हमें पता चल जाता है। ठीक है? जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके अंदर पूछा जाता है कि हमारे पास ये पेशाब के अंदर ग्लूकोज़ यूरिया आता है, ग्लाइकोज़ यूरिया। ये क्यों होता है? क्यों इतना पेशाब के अंदर ग्लूकोज़ आ रहा है? वजह क्या है? ये कुंडली है, हमने कहा वैस्कुलैरिटी वगैरह बढ़ गई है, ठीक है? जब इसके अंदर हमारे पास वैस्कुलैरिटी बढ़ेगी तो हमारे पास इसका क्या मतलब है, GFR ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेशन रेट भी जो है ना वो उस गुर्दे की तरफ बढ़ गया है, ठीक है? एक तो ये बढ़ा हुआ है। नंबर सेकंड पे हमारे पास क्या है, जो सैचुरेटेड रीअब्ज़ॉर्प्शन मैकेनिज़्म है ना, प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर, उसके अंदर चेंजेज़ आई हैं जिसकी वजह से वो ग्लूकोज़ को अच्छे से अब्ज़ॉर्ब नहीं कर रहा। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर कुछ ऐसी चेंजेज़ आई हैं जो उसके गुर्दे को तबाह करने में अहम किरदार अदा, ठीक है? अब रीनल चेंजेज़ में हमारे पास जो पैरामीटर जो इंक्रीज़्ड होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर गुर्दे की तरफ, वो मैंने अभी क्या-क्या बताई हैं। एक तो हमारा जो है ना वो रीनल का ब्लड फ्लो, ठीक है? जो चीज़ें इंक्रीज़ होंगी, ब्लड फ्लो एक तो इंक्रीज़ होगा, नम कितना होगा वो? 60 से 75%, 60, ठीक है? ₹60 गुर्दे को देने हैं आपने कि तुम अपना बढ़ाओ, 60 से 75% ये बढ़ गया। ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेशन रेट GFR आपने बढ़ा देना, कितना? 50%, ठीक है? 50% आपने GFR बढ़ा दिया। फिर जो क्रिएटिनिन क्लीयरेंस है ना, वो आपने बढ़ा देनी है। ज़्यादा से ज़्यादा पेशाब के अंदर केराटिन निकल जाएगा, यूरिया भी, केराटिन भी, वो सारी की सारी निकल गई हैं, ठीक है? और हमारे पास किडनी का जो है ना वो साइज़ वो भी बढ़ जाएगा। जब ब्लड ज़्यादा जाएगा तो वो गुर्दा हाइपरट्रॉफी की एक किस्म की हो जाएगी, तो हमारे पास ये अच्छा, ये हो गया। और ये कितना साइज़ बढ़ता है? 1 सेंटीमीटर तक जो है ना देखा गया फीमेल प्रेग्नेंट लेडीज़ जो है ना उनका गुर्दा बढ़ा हुआ होता है। जो चीज़ें हमारे पास अब कम होंगी प्रेगनेंसी में, थिंग्स दैट डिक्रीज़ इन प्रेगनेंसी, वो एक तो हमारे पास है जी जो प्लाज़्मा है, उसके अंदर क्योंकि पानी ज़्यादा चला गया तो उसकी ऑस्मोलैरिटी जो है ना वो हमारे पास ऑस्मोलैरिटी वो हमारे पास एक तो कम हो जाएगी। मैंने कहा क्रेटिनिन ज़्यादा पेशाब में लैट्रिन में चला गया तो क्रेटिनिन का लेवल कम, यूरिक एसिड का लेवल जो है ना वो हमारे पास कम, पोटाशियम का लेवल हमारे पास जी कम है, सोडियम का लेवल हमारे पास जी कम है, और क्लोराइड का। तो नमक, केला और कट्टा, ठीक है, यूरिक एसिड खाने, वो जो बड़ा गोश्त खाते हैं, कट्टा, मुर्गा, ये वो, ठीक है, और हमारे पास केराटिनिन वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना वो हमारे पास कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने देख लेना कि वो सारी उसकी लेट्रिन में जो है ना वो जा रही हैं, बस यूँ याद कर लें, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि फिजियोलॉजिकल हमारे पास जो है ना चेंजेस की वजह से ना प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर गुर्दे के ऊपर आपने कहा हाइड्रोनेफ्रोसिस, मतलब कि वो फ्लोटिंग किडनी, मतलब वहाँ पे पानी पानी जो है ना वो गुर्दा हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो फिजियोलॉजिकल डाइलिटेशन हो जाती है यूरिनरी ट्रैक की, तो वो यूँ आपको डायलेटेड जो है ना वो यूरिनरी ट्रैक सारी की सारी हमें मिलती है। वजह क्या है? जो थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी है ना, वहाँ पे हमारे पास एंटीनेटल जो है ना वो हाइड्रोनेफ्रोसिस होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाए कि एक फीमेल आती है अल्ट्रासाउंड के ऊपर, उसको ना माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस आ रही है राइट साइड के ऊपर, उसकी जो है बार बार जाती है पेशाब करने के लिए, ठीक है। सीरम यूरिया और क्रेटिनिन लेवल जो है ना वो तकरीबन नॉर्मल है, लेकिन उसका जो हमने देखा तो वो जो अल्ट्रासाउंड पर डायलेटेड है, तो इसको हम क्या कहेंगे? फिजियोलॉजिकल डायलिटेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है। बाकी हमारे पास जो हेमाटोलॉजिकल चेंजेस है ना, ठीक है, वो हम थोड़ी सी जल्दी से देख लेते हैं। ये वाली हेमाटोलॉजिकल में, हेमेटोलॉजिकल चेंजेस मतलब आप जब प्रेगनेंसी के अंदर जाएंगी तो क्यों कहते हैं कि फीमेल की जो है ना वो एनीमिया हो जाता है, हालांकि प्रेग्नेंट लेडी तो कोई भी मैसेज नहीं आ रहे उसको, फिर क्यों एनीमिया हो गया, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि जब प्रेगनेंसी अटेन होती है तो बच्चे का भी जो है ना अब कुछ ना कुछ पानी आपकी बॉडी में आ रहा है, एक समझने के लिए जो मैंने जुगाड़ू नमूनिक रखा हुआ, वो आपकी वेसल में आएगा बच्चों का पानी, ठीक है। वो क्या करेगा आपका, हालांकि नॉर्मल ब्लड था, लेकिन जब उसके अंदर पानी हद से ज़्यादा आ गया तो वो डाइल्यूट हो गया ब्लड, इसकी वजह से डाइल्यूशनल हमारे पास हीमोग्लोबिन जो है ना वो हमारे पास यूँ कह लें तो फिजियोलॉजिकल हीमोडाइल्यूशन हो जाती है, जिसकी वजह से, ठीक है, फिजियोलॉजिकल हीमो डाइल्यूशन, डाइल्यूट मतलब खून को, गाढ़े खून को पतला कर दिया गया है किसी तरीके से, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन नॉर्मल वैसे होती तो नॉर्मल है, लेकिन जब आप रिपोर्ट करवाती हैं तो क्योंकि पानी ज़्यादा आ गया तो उसका आरबीसी काउंट जो है ना वो रेड सेल काउंट, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है जी, कम होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज एक्सपेंशन ऑफ द प्लाज्मा वॉल्यूम। तो 40 से 50% जो है ना, मतलब यूँ करें 50 रुपए की पानी की बोतल आपने ले लेनी है और वो प्रेग्नेंट फीमेल को
अंदर इंसर्ट कर दें। 40 से 50% जो है ना वो आपका प्लाज़्मा वॉल्यूम जो है ना वो अल्लाह की रहमत करम से जो है ना आपकी बॉडी में बढ़ जाता है। ठीक है? और वो कह रहा है कि जो हमारे पास आरबीसीज़ है वो भी बढ़ते हैं लेकिन वो 20 से 30% बढ़ते हैं। तो जिस लिहाज से प्लाज़्मा बढ़ा है उस लिहाज से आरबीसीज़ नहीं बढ़े। ठीक है? तो इस वजह से उस हीमोडायल्यूशन की वजह से हमारे पास फॉल ऑफ हीमोग्लोबिन विदाउट साइन ऑफ एनीमिया, ठीक है? वो उसको ऐसे थे एनीमिया के साइन नहीं आते जो होते हैं ना पेलरनेस और वो सब। लेकिन जब आप चेक करते हैं तो एनीमिया उसको रिपोर्ट्स के अंदर आ रहा होता है। तो यही है कि हीमोडायल्यूशन हुई हुई थी। ठीक है? अब जब हमारे पास अगर उस फीमेल को ना वो क्रोनिकली हाइपरटेंसिव थी भी, ठीक है? क्रोनिक हाइपरटेंसिव अगर वो थी मतलब उसका बीपी ज़्यादा रहता था, लेकिन वो कहती प्रेगनेंसी के अंदर मेरा बीपी तो ठीक हो गया। तो क्यों ठीक हुआ है? एक तो उसकी जो पेरिफेरल जो वेस्कुलर रेजिस्टेंस है, हमने कहा था कि वो हमारे पास कम हो जाती है। यही हमने बात की ना कि उसकी वेसल मैंने कहा था कि वो फूल जाया करती हैं, यहाँ पे कहीं पे मैंने बात बताई है। तो पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस उसकी कम हुई है। जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो गया वो मास्क कर देता है जितना भी उसके ऊपर हाइपरटेंशन के इफ़ेक्ट हैं, उन्होंने अपने अंदर वो जज़ब कर लिए हैं। तो ये एक बात बतानी थी कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन ए क्रोनिक हाइपरटेंसिव पेशेंट में क्यों होती है? ठीक है, तो वो हमारे बता दिए। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना वो सेकंड ट्राइमेस्टर में कभी-कभार पूछा है इसने पास्ट पेपर में कौन-सी हम जो है ना वो एंटी हाइपरटेंसिव दे सकते हैं। तो आप मेरी जान इसके अंदर क्या दे सकते हो? ओल आ रहा है जिसमें लबिटालोल दे दो, ठीक है? आप उसके अंदर जो है ना मिथाइल डोपा दे दो, ठीक है? मिथाइल डोपा दे दो। साथ में हाइड्रेलाज़ीन जो है ना वो आप दे दो, ठीक है? हाइड्रेलाज़ीन। साथ में आप जो है ना वो निफेडिपिन जो है ना इनमें से कोई भी दे देते हैं, ठीक है? तो इसके लिए निमोनिक मैंने पता क्या रखा हुआ है? तो सेकंड ट्राइमेस्टर में आप उसको एल दे दो। ठीक है? एम दे दो, ठीक है? और हैन दे दो, मुर्गी दे दो एक उसको, ठीक है? निफेडिपिन, हाइड्रोलाज़ीन, एम हो गया, ठीक है? लेबिटालोल और एम से हमारे पास क्या होता है? मिथाइल डोपा, ईज़ी, कोई मुश्किल नहीं। तो अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी चीज़ें प्रेगनेंसी के अंदर जो है ना ब्लड से रिलेटेड हेमाटोलॉजिकली इंक्रीज़ होती हैं और कौन सी डिक्रीज़ होती है, लिख लोगे? हमने क्या कहा? एक तो ब्लड का वॉल्यूम जो है ना वो इंक्रीज़्ड हो गया, ठीक है? नंबर सेकंड पे जो प्लाज़्मा है वो बढ़ गया, आरबीसीज़ भी बढ़े हैं लेकिन उस काउंट से नहीं हुए, 20 से 30% बढ़े हैं लेकिन प्लाज़्मा ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है? फिर डब्ल्यूबीसीज़ काउंट वो भी ज़ाहिर बात है क़ुव्वत मुदाफ़ित को बढ़ाने के लिए डब्ल्यूबीसीज़ काउंट न्यूट्रोफ़िल ज़्यादा हो जाएँगे, उसकी जो O2 कैरिंग कैपेसिटी है वो हमारे पास बढ़ जाएगी, ठीक है? जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो हमारे पास बढ़ जाएँगे एक्सेप्ट वो कह रहा है कि 8 और 9 को छोड़ के ना यस, ठीक है। 8 9 नहीं बल्कि जो हमारे पास 11 और हमारे पास जो 12 है क्लॉटिंग फैक्टर इसको छोड़ के बाकी सारे जो है ना वो हमारे पास बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो एक्स आई और एक्स आई, ठीक है। 11 और 12 हमारे पास जो है 11 और 13 सॉरी यार, 11 और 13 इसको करो, ठीक है। ये हो गया। बाकी हमारे पास जो सीरम की फिब्रिनोजिन है वो बढ़ जाएंगे और ईएसआर का लेवल जो है ना वो हमारे पास बढ़ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो, आप खुद भी लिख सकते हो। जो चीज़ें कम होंगी ज़ाहिर बात है जब डाइल्यूशन होगी तो हिमेटोक्रिट जो है ना वो आपको कम मिलेगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ओवरऑल कम मिल जाएगी, ठीक है। पैक्ड सेल वॉल्यूम जो है ना वो हमारे पास आपको कम मिल जाएगा। विस्कोसिटी पहले खून गाढ़ा था, अब उसके अंदर प्लाज्मा आ गया तो विस्कोसिटी उसकी कम होगी, ठीक है। ओवरऑल प्लेटलेट काउंट जो है ना वो आपको जो है ना वो कम मिलेगा वहाँ पे। और क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है ना हमने कहा कि 11 और 13 ये हमारे पास जो है ना वो कम मिलता है। तो बाकी सारे क्लॉटिंग फैक्टर बढ़ते हैं, सिर्फ 11 और 13 वाला जो है ना वो कम हुआ होता है। जो चीज़ें बिल्कुल नहीं चेंज होती वो आपने कहना कि बीसी जो है ना वो अपनी आपको तब्दील नहीं करता। ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम बिल्कुल चेंज नहीं होता प्रेगनेंसी के अंदर, बस ये बात आपने याद कर लेनी है। तो अल्लाह ताला की रहमत करम फजल। अब लास्ट में हमारा रह गया जी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम के ऊपर जो चेंजेस आती हैं वो मैं आपके साथ जल्दी से शेयर कर देता हूँ। तो जितनी भी फीमेल हैं आपके जीआईटी वो कहते हैं ना सुबह सुबह जो है ना उल्टियाँ आना शुरू हो गई हैं, तो ये बड़ा ही जो है ना एक नॉर्मल साइन जो है ना समझा जाता है कि पिंडों जाता हूँ कि जी चलो मुबारक देना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, देनी भी चाहिए। जो चीज़ें प्रेगनेंसी में जीआईटी से रिलेटेड इंक्रीज़ होती हैं वो कौन-सी हैं? एक तो जो एसोफेगस की टोन है, वो बढ़ जाती है। तो इंक्रीज़्ड हार्मोनल इफ़ेक्ट की वजह से ना इंक्रीज़ एसोफेजियल जो है ना वो टोन ऑफ द स्फिंक्टर जो है ना वो हमारे पास बढ़ जाएगी। फिर सोडियम और वाटर अब्ज़ॉर्प्शन जो है ना, वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है? एक तो जो ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब कर लेगी जिसकी वजह से मैंने कहा ना प्लाज़्मा ज़्यादा हो रहा है, डाइल्यूशनल हमारे पास एनीमिया हो रहा था, ठीक है? तो सोडियम और वाटर उसकी इंटेस्टाइन जो है ना वो ज़्यादा जज़ब करना शुरू कर देंगे।
जब ये पानी भी ज़्यादा जज़ब हो गया तो उसका पखाना क्या होगा, सख्त हो जाएगा। तो वो फीमेल जो है ना वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार होती हैं। जितनी भी प्रेग्नेंट लेडी है ना, प्लीज़ अपने आप को कॉन्स्टिपेशन से आप बचा लेना। कोई सिरप लैक्टुलोज़ वाला, ठीक है, कोई इस तरह का सिरप जो आपको जो है ना वो साथ में फाइब्रस डाइट जो है ना वो आपने अच्छी अपनी करनी है, ताकि आपको कब्ज़ ना हो। अगर कब्ज़ होगी तो वो फिर बवासीर होगी, फिर और मसले बनते जाएँगे, ठीक है? गैस होना शुरू हो, वो सारी की सारी चीज़ें। तो कॉन्स्टिपेशन से खुद को बचाना है। वजह क्या है? एक तो आपकी बॉडी नमक ज़्यादा जज़ब कर रही है, साथ में जहाँ नमक जाता है वहाँ पानी तो हँस के जाता है, तो पानी भी साथ जज़ब हो जाता है, ठीक है? अच्छा, ये चीज़ें होंगी। साथ में इसी वजह से हमारे पास क्या होगा जी, फिर हमारे पास नोज़िया होगी, जिसे हम कहते हैं मॉर्निंग सिकनेस जो है ना वो हमारे पास होना शुरू हो जाएगी, ठीक है? ये सारा टोन ज़्यादा होगी और सारी जो चीज़ें कम होती हैं जीआईटी से रिलेटेड, वो हमारे पास कौन-सी हैं? एक तो एब्डोमिनल प्रेशर जो है ना, पेट के ऊपर हमारे पास जो प्रेशर है वो हमारे पास जो है ना वो कम होगा। नंबर 2 पे गैस्ट्रिक मोबिलिटी जो है ना वो हमारे पास, मैंने कहा कब्ज़ हो रही है। एक कब्ज़ की ये भी वजह है कि वो गैस्ट्रिक अपने आप को लेथार्जी कर लेती है। वो जब तेज़ी से मुँह घूमेंगी नहीं तो वो आगे पखाना कैसे जाएगा? तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी उसकी कम होगी, ठीक है? गैस्ट्रिक सेक्रीशन सारी की सारी डिले होगी और गट की ओवरऑल मोटिलिटी आपने कम करवा देनी है। हरकत इसकी बिल्कुल छुड़वा देनी है, ठीक है? बाकी लास्ट में हमारे पास जो रह गई है ना चीज़, वो है जी हमारे पास स्किन के ऊपर जो चेंजेज़ आ जाती हैं, वो मैं बता देता हूँ। स्किन जो है ना, मैंने कहा कि फीमेल जो है ना वो उनकी पहले वो पिंक होती हैं, फिर वो अपने आप को पर्पलिश, उनकी जिस तरह मैंने आपको वजाइना के ऊपर बताया सारी की सारी वो चीज़ें आती हैं, ठीक है? तो हाइपर पिगमेंटेशन जो है ना स्किन के ऊपर आप एक तो लिख दो, ठीक है? हाइपर पिगमेंटेशन वो हो जाएगा, ठीक है? वजह क्या है? डेपोज़िशन ऑफ मेलानिन, ठीक है? मेलानिन की हमारे पास डेपोज़िशन हो जाती है लाइट एक्सपोज़र की वजह या फिर हार्मोन की वजह से जो है ना वो हमारे पास मेलानिन जो है ना वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। साथ में आपको दाढ़ी आना शुरू हो जाएगी, हिस्ट्रिज़म, बाल बड़ी जल्दी से बढ़ते हैं, ठीक है? वजह क्या है? आपका जो एंड्रोजन लेवल है, वो बच्चे का भी एंड्रोजन साथ आ गया, तो उसकी वजह से आपको हिस्ट्रिज़म मतलब आपके चेहरे पे बाल और वो सारे के सारे, ठीक है? स्ट्राया ग्रेविडम हमारे पास एक वर्ड उसने लिखा हुआ है, STRAIE, स्ट्राया ग्रेविडेरम। वजह क्या है? जो मैकेनिकल स्ट्रेच है और हार्मोन की वजह से हमारे पास जो पेट होता है ना, ठीक है? उसके ऊपर यूँ कह लें कि स्ट्रेच मार्क्स जो है ना, वो इस तरह के ना खींचे-खींचे हुए, ठीक है? जैसे स्किन को अगर हम ज़्यादा खींच लें, तो वो एक स्ट्रेचिंग से अगर मैं आपको दिखा सकूँ, अगर यूट्यूब अलाउ करे ना, तो जितनी भी प्रेग्नेंट लेडी है, आपके पेट के ऊपर ना इस तरह के आपको मार्क्स आ जाएँगे, जिसे हम स्ट्रेच मार्क, और ये नॉर्मल होते हैं, ये जब प्रेगनेंसी खत्म होती है, तो वो ठीक हो जाया करती हैं। तो ये स्ट्रेच मार्क्स जो है ना, वो आपको इसे हम कहते हैं स्ट्राया ग्रेविडम, ठीक है? ये हमारे पास आ जाएगी। एक्ज़ाइमा हो जाएगा, ठीक है? वहाँ पे सारी का सारा एक्ज़िमा, ठीक है? वजह क्या है? ईक्राइन ग्लैंड जो है ना उनकी एक्नी होना शुरू हो जाएगी, दाने-शाने अच्छे खासे निकल जाएँगे, ठीक है? और साथ में जो स्पाइडर टेलेंजेक्टेसिया हो जाएगा, मतलब जब यहाँ पे आप हाथ लगाएँगे तो वहाँ पे आपको स्पाइडर शेप जो है ना वो चीज़ें मिल जाती हैं। चैडविक साइन आपने बताया, वैस्कुलर चेंजेज़ की वजह से सारी की सारी हो जाएँगी। तो अपने आप को प्रेगनेंसी के अंदर ले जाना और हो जाएँगी सारी चीज़ें। अब जो एंडोक्राइन के ऊपर आती है ना, वो हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर दी है कि फास्टिंग ग्लूकोज़ लेवल जो है ना उनको बार-बार खाने के लिए चाहिए, ठीक है? पेशाब में ग्लूकोज़, यूरिया आ रहा होता है, ठीक है? बाकी कह रहा है कि हमारे पास जो है ना वो फास्टिंग ग्लूकोज़ लेवल, अगर उसका सुबह-सुबह आप ग्लूकोज़ लेवल भूखे पेट करेंगे ना तो बहुत कम आएगा। इस वजह से कहते हैं कि आपने रेपिटिटिवली स्मॉल मील लेते रहना है, बच्चे को भूखा नहीं रखना, ठीक है? ये आपने ये करना। ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा, इंसुलिन की रेज़िस्टेंस हो जाती है, प्रोलैक्टिन का लेवल कम हो जाए, टीएसएच और टी3 और टी4 लेवल जो है ना वो हमारे पास थोड़े से डीरेंज हो जाते हैं। तो ये आई थिंक मोर दैन इनफ है। अगर आप इतना भी कर लेंगे ना तो हमारे पास अल्लाह की रहमत, करम, फ़ज़ल और शुक्र के साथ फिज़ियोलॉजी को जो है ना वो अच्छे से डील कर लेंगे, ठीक है? अब ये मेरे पास एक बुक है, स्पेशल थैंक्स टू एफ़ी, ये कोई मैं अपना क्रेडिट नहीं ले रहा, इसकी एमसीक्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि वो कह रहा है कि नॉट कॉज़ द फ्लूइड रिटेंशन इन दी प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में हमने इतनी चीज़ें डिस्कशन की हैं, कहीं भी लिम्फेटिक सिस्टम की ऑब्स्ट्रक्शन का ज़िक्र नहीं आया, तो ये वजह नहीं है। बाकी हमारे पास सोडियम रिटेंशन, थ्रस्ट, प्लाज़्मा ऑन्कोटिक प्रेशर और ऑस्मोस्टैट सारे के सारे, लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम प्रेगनेंसी में इन्वॉल्व नहीं होता। फिर वो कह रहा है कि एचबी उसकी 9.2 आई है। व्हाट फिजियोलॉजिकल चेंजेस कुड लेड हर टू एनीमिया। हमने कहा कि आरबीसीज काउंट डिक्रीज है, लेकिन साथ में प्लाज्मा वॉल्यूम बहुत इंक्रीज है, जिसकी वजह से हीमोडाइल्यूशन हो चुकी है, ठीक है? जिसकी वही हमारे पास है, डिक्रीज इन आरबीसीज, इंक्रीज इन, मतलब आरबीसी बढ़े लेकिन उस लिहाज से नहीं बढ़े, तो हमारे पास ये चीज़ है। हाईएस्ट कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन डक्टस विनोसिस, ये पीड्स का है जहाँ पे वो लीवर को बाईपास कर रही होती है ना, जो वेसल जो प्लेसेंटल जो हमारे पास आती है ना, अम्बिलिकल वेन,
ठीक है। अम्बिलिकल वेन्स एक आ रही होती है जो कि हमारे पास लीवर को बाईपास करके जो है ना वो सीधा दिल की तरफ जा रही है, उसे हम कहते हैं डक्टस वेनोसिस। तो वो हमारे पास उसके अंदर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कंटेंट होता है बच्चे में। फिर प्रेगनेंसी के अंदर मैक्सिमम जो आप कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ करते हैं 20th वीक के अंदर, भूलेगा? नहीं भूलेगा आपको। 20th वीक के अंदर दिल ₹20 दे दो और वो कड़क-कड़क करके धड़कना शुरू कर देगा। फिर है क्लिनिकल साइन है कार्डिक डिजीज़ है, यू आर कॉन्सल हार्ट टू रिगार्डिंग नॉर्मल कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस जो है ना वो कौन सी होंगी? तो आप उसको कहोगे, हमने कहा कि स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, हार्ट का जो ओवरऑल एक्टिविटी है वो बढ़ेगी, ठीक है? और फिर हमने एक और चीज़ डिस्कशन की, हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डिक आउटपुट, ये तीनों चीज़ें हमारे पास बढ़ रही थी। स्ट्रोक वॉल्यूम सिर्फ ₹10 की थी, ठीक है? हार्ट रेट हमारा बस 10 से 20% था और हमारे पास जो कार्डिक आउटपुट थी वो मैंने ₹50 का नोट दिखाया था, ठीक है? तो वो चीज़ें हमारे पास सारी की सारी बढ़ जाएँगी। चेंजेस इन प्रेगनेंसी फॉलोइंग इज़ द ट्रू। इंसुलिन रेजिस्टेंस मैंने कहा डेवलप हो जाती है, अभी-अभी मैंने बता के हटा हूँ, ठीक है? इसकी वजह से उसको ग्लूकोज़, यूरिया, उसके यूरिन में ग्लूकोज़ सारे का सारा आ रहा है, वो सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं लेवल ऑफ यूरिया क्रेटिनिन, मैंने कहा ये गटर में चली जाएँगी, यूरिया भी, क्रेटिनिन भी उसने इकट्ठा खाया है, और वो सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं, वो गटर में जा रही हैं, तो डिक्रीज़ हो गया, बॉडी से निकल गया। ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड अम्बिलिकल वेन, ठीक है? जिस तरह पल्मोनरी आर्टरी और वेन के अंदर उल्ट हिसाब होता है, इसी तरह अम्बिलिकल आर्टरी और वेन के अंदर भी जो है ना उल्ट हिसाब होता है। ऑक्सीजनेशन वाला ब्लड जो है वो वेन के अंदर होगा अम्बिलिकस की, ठीक है? और डीऑक्सीजनेटेड अम्बिलिकल आर्टरी में, ठीक है? बाकी टोटल ड्यूरेशन नॉर्मल 280 दिन जो है ना मेरी जान आपको अपने आप को बाउंड करना पड़ता है। आज टपा-टप करवाया तो अगले 280 दिन जो है ना खुद को देखेंगे। फिजियोलॉजिकल चेंजेस में हमारे पास क्या, नॉट अ फीचर, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डिक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट बढ़ता है, कम नहीं होता। ये रेज इन अल्कलाइन फास्फेटेज जो है ना वो क्या है, सेकेंडरी टू द फीटल एंड प्लेसेंटल ओरिजिन जो है ना हमारे पास, मतलब ALP जो है ना वो लेवल इंक्रीज होता है, ये फीटल और प्लेसेंटल ओरिजिन के साथ रिलेटेड है सारे के सारे। अच्छा, ग्लूकोज यूरिया प्रेगनेंसी में हमारे पास जो है ना होता है, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है। वजह क्या है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है, GFR लेवल बढ़ जाता है। पिरामिडा ग्रेविडा हार्ट बर्न और कॉन्स्टिपेशन के साथ आई है, तो मैंने क्या कहा था, उसकी हर चीज़ सुला देनी है। गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम, डिले गैस्ट्रिक इम्पीडिंग कम है, ठीक है? और GFR हमारे पास जो है ना वो ज़्यादा होता है, ग्लूकोज यूरिया की हमारे पास होती है, ग्लाइकोज यूरिया। कार्डिक आउटपुट जो है ना वो कितनी होती है, ये मैंने ₹50 का नोट दिखाया ना उसका दिल के लिए, तो हमारे पास 30 से 50%, और ये कितने वीक में होती है, 20th वीक के अंदर जो है ना वो हमारे पास सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है? फिजियोलॉजिकल चेंजेस में हमारे पास क्या है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाती है। बाकी वो कह रहा कहा था फिजियोलॉजिकल एनीमिया क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेट इंक्रीज पिला दो, मैंने कहा पानी ज़्यादा चला गया तो डिस्प्रोपोर्शनेट जो है ना इंक्रीज हुआ पड़ा। बाकी कार्डिक आउटपुट ₹50 का नोट मैंने दिखाया, 20th वीक के ऊपर सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है? अच्छा, कार्डिक आउटपुट किस तरह मेजर कर, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट हो गया। बाकी वो कह रहे हैं कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड अम्बिलिकल वेन में हाईएस्ट जो है ना वो 80% होता है अम्बिलिकल में, ठीक है? तो वेन के अंदर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होती है और कितनी होती है, 80। ये 80 ये है, 50, 60, 70 और 80 ये अम्बिलिकल वेन के लिए हमें करनी है, ठीक है? बाकी ग्लाइकोज यूरिया नॉर्मल कंडीशन है, GFR बढ़ता है और सैचुरेटेड ऑब्जॉर्बिंग मैकेनिज्म ऑफ PCG प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के ऊपर सारे का सारा मैकेनिज्म जो है ना वो खराब भी है। काज ऑफ हार्ट बर्न और कॉन्स्टिपेशन में क्या है, नेगेटिव गैस्ट्रिक मोटिलिटी हो गया, डिक्रीज होगा, डिले गैस्ट्रिक इम्पीडिंग, ये सारी बातें हमने डिस्कशन करी। तो अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ इंशाल्लाह डिस्टिंक्शन की तरफ हमारा ये पहला स्टेप था। अभी नेक्स्ट जो है ना वो थोड़ी देर में अपलोड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो भी करना कर